नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इससे पहले इसी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये देखा कि किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में कौन-कौन सी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स की टेक्निक होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने उसमें देखा कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में कौन-कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स में कमी होने पे जजेस द्वारा नंबर काटा जाता है या खिलाड़ी अगर उन पॉइंट्स पे कमांड करता है तो अपने पॉइंट्स को डिडक्ट होने से बचा सकता है और उसको मैक्सिमम स्कोर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में मिलेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कि सीनियर लेवल पे 3 पॉइंट्स की होती है, जिसमें एंड 3 मैक्सिमम और मिनिमम 1.01 जब सीनियर लेवल की परफॉर्मेंस होती है। वहीं जब जूनियर लेवल की परफॉर्मेंस होती है तो उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी नहीं होती और 5 पॉइंट क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स के और 5 पॉइंट ओवरऑल परफॉर्मेंस के होते हैं। इसमें मिनिमम हमारा पॉइंट्स 1.51 और मैक्सिमम 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स होता है। लेकिन अब वो कौन सी बातें हैं जिसमें जजेस को ये डिसाइड करना चाहिए कि सुपीरियर, एवरेज या इंफीरियर में से उस खिलाड़ी का लेवल क्या है, क्योंकि सारे मूवमेंट्स तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट वाले जज ने ऑलरेडी देख लिए, उसके बैलेंस भी, उसकी लेग टेक्निक भी, उसके स्टांस भी, उसके वेपन की टेक्निक भी, तो बचा क्या। तो ओवरऑल वाले परफॉर्मेंस का जज बैठ के क्या कर रहा है, किन बातों को ध्यान में दे रहा है, तो ये बातें इस चार्ट में लिखी हुई हैं कि वो उसकी टेक्निक, उसका रिदम, उसकी स्मूथनेस, उस टेक्निक में उसकी नॉलेज और उसका सभी बॉडी पार्ट्स के साथ आइज का और आइज का सभी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन को देखता है और ये डिसाइड करता है कि इस खिलाड़ी का लेवल क्या है। तो ये चार्ट आप ध्यान से देख लें और अब इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के मद्देनजर और ये देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो इस खिलाड़ी को सुपीरियर, एवरेज या इंफीरियर में लाएगी। ये सभी जजेस का या कोचेस का इंडिविजुअल विचार हो सकता है कि आप किस बात को कैसे देखते हैं, बट अपनी तरफ से एक कॉमन व्यू मैं दूंगा और इस रेफरेंस वीडियो के थ्रू हम इस चीज को देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को। ये परफॉर्मेंस आप पहले भी देख चुके हैं, उस समय हमने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स के टेक्निक और डिडक्शन को नोट डाउन किया था। अब यहाँ पे इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को देख के समझते हैं। तो चलिए इसको मैं वापस बैक करता हूं। अब इस किक को आप ध्यान से देखिए, जिसे हम 23 कोड के अंतर्गत यानी टो किक कहते हैं। जब इस खिलाड़ी के द्वारा ये टो किक किया जा रहा है तो टो किक के ऊपर इस खिलाड़ी का एग्जीक्यूशन या फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ये अपनी पावर को अपने थाई के ऊपर लाके लेग को ऊपर स्ट्रेच कर रही है। एक बार आप ध्यान से देखिए फिर से। अब इस रेफरेंस वीडियो में देखिए आप, जो फोर्स है किक का वो टो पॉइंटेड होता है। फिर से आप देखिए, ये देखिए। तो यही डिफरेंस दिखाता है कि किस तरह से हमें खिलाड़ी के लेवल को जज करना चाहिए कि उसकी मूवमेंट की समझ क्या है। फिर से इसको आप देखते हैं, किक का फोर्स टो पे नहीं है बल्कि थाई पे है। आप इसको ऑब्जर्व करिए दोबारा से। अब इस खिलाड़ी के देखिए आप, सेकेंड टो किक की बेस लाइन से भी नीचे मारी गई। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल जजेस के सीट पे बैठे हैं या जजिंग कर रहे हैं या कोच भी हैं, तो इस तरह से आप अपने खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को चेक करिए और ये लेवल डिसाइड करिए कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में मैक्सिमम नंबर लेने के लिए खिलाड़ी को किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जब इस खिलाड़ी द्वारा एल्बो स्ट्राइक किया गया तो उसका आफ्टर किक फेशियल एक्सप्रेशन या चेहरे का लुक सामने ही था। उस खिलाड़ी ने एक बार भी एल्बो को स्ट्राइक करते समय अपनी बॉडी में या अपने लुक से शो नहीं किया। देखिए आप,
फिर से देखते हैं इसको। अब इसी खिलाड़ी का हम एक रेफरेंस वीडियो देखते हैं जो कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेनिंग मैनुअल है। अभी आप इनकी एल्बो स्ट्राइक को देखेंगे क्या, किस तरह से इस खिलाड़ी ने राइट लुक करते हुए अपने लुक्स को सामने किया और एल्बो स्ट्राइक करने के बाद अपनी आईज के लुक को उस एल्बो पे पॉइंट करके एक फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए मारना यानी अपना एग्रेशन शो किया। देखिए दोबारा से। इस खिलाड़ी को दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। किक किया, उसके बाद चेहरे पे कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है और एक खिलाड़ी लगातार किक मारने के बाद से ही सीधा देख रहा है। इसने हाथ की तरफ एक बार भी लुक नहीं किया, एल्बो स्ट्राइक करते समय भी ना उसको एल्बो की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ देख रहा है ये खिलाड़ी। तो इस तरह से इन बातों की डिटेलिंग को देखते हुए हम किसी भी खिलाड़ी के लेवल को डिसाइड करते हैं कि किसी भी खिलाड़ी की उस मूवमेंट के ऊपर क्या समझ है। हालांकि ये बच्चा अभी बहुत ही छोटे उम्र का है और जरूर इसको ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आज इन्हें बचपन से ही हम इस तरह की ट्रेनिंग और अप्रोच करेंगे तो आने वाले समय में ये खिलाड़ी जरूर देश का नाम रोशन करेंगे। आप अपनी तरफ से भी ऑब्जर्व करते रहिए कि किस टेक्निक को किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है और कुछ पॉइंट्स को मैं भी आपको बताता रहूंगा। के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक डिटेल पे बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब वापस से हम इस खिलाड़ी के इस वीडियो पे जा सकते हैं। जब इस खिलाड़ी के द्वारा जंपिंग स्नैप किक की जाती है और उसके बाद फ्रंट पंच किया जाता है, पंच स्ट्राइक की जाती है, तो पंच स्ट्राइक का जो इसका एंगल है ये हेड लेवल के ऊपर से हाथ उठा के ये खिलाड़ी ड्रॉप डाउन कर रहा है, जबकि पंच का एग्जीक्यूशन हमेशा या तो वेस्ट लाइन से शोल्डर लाइन की तरफ या शोल्डर लाइन से डाउनवर्ड किया जाता है। बट इस खिलाड़ी का पंच का एग्जीक्यूशन हेड के ऊपर से एक तरह से हाथ को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हुए पंच किया जा रहा है। अब इस खिलाड़ी का हम देखते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, स्नैप किक के बाद बेस लाइन पे पंच को रखते हुए इसे एग्जीक्यूट किया गया। पोजीशन एंड एग्जीक्यूट। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हम अगर ध्यान से देखते हैं तो जो कि एक पंच की स्ट्राइक थी, नी रेस के बाद जब इस खिलाड़ी ने पाम स्ट्राइक डाउनवर्ड किया तो लेफ्ट हैंड से इसने स्ट्राइक पंच की जगह एक बैक पंच चलाया है। ये देखिए, और इस वीडियो को अगर आप जूम करके देखेंगे इस तरह से तो इस खिलाड़ी का पाम का जो नकल्स का लेवल है वो भी आगे पीछे है। अब चलिए इसको दूसरे वीडियो में देखते हैं रेफरेंस के लिए। क्लियर कट एक पंच का एग्जीक्यूशन वेस्ट लाइन से दोबारा किया गया। माय खिलाड़ी ने क्या किया, एक तरह से बैक पंच का यूज किया। ये देखिए, सी द डिफरेंस। और इस खिलाड़ी ने इस तरह से ये अपनी परफॉर्मेंस को एंड किया। तो इस तरह से
कुछ पॉइंट्स को मैंने पॉइंट आउट किया है, क्योंकि अगर एक एक मूवमेंट्स के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर डिस्कस किया जाए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेम इसी हम थोड़े से वीडियो में दोबारा से बैक जाते हैं और इस खिलाड़ी के मूवमेंट्स को एक बार और देखते हैं। जब इस खिलाड़ी द्वारा हैंड टेक्निक में पाम थ्रस्ट किया गया तो जो इसका हुक पोजीशन थी, अब इस वीडियो में पता नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि नहीं कर पाओ, वो हुक पोजीशन में जो रिस्ट है ये अंदर की तरफ नहीं खिंची हुई थी और रिस्ट का फेस अपवर्ड नहीं था। वहीं इस वीडियो में आप रेफरेंस के तौर पे देखिए तो रिस्ट पूरी तरह से अंदर खिंची हुई है, यानी हुक पोजीशन में, और जो इसका फेसिंग है ये ऊपर की तरफ। इस तरह से ये हुक पोजीशन हैंड फॉर्म के अंदर कंसीडर की जाएगी। और इस तरह से बहुत सारी बातें जो कि डिस्कस की जाती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का माध्यम, ये समझाने का माध्यम यही था कि जब कोई भी दो खिलाड़ी एक लेवल के होते हैं तो वो दोनों ही खिलाड़ी मोस्टली टाइम क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5 आउट ऑफ 5 नंबर ले लेते हैं। अब उसके बाद जो भी वहां पे ओवरऑल पैनल में बैठे हुए जजेस हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि अगर उन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं किया और किसी भी खिलाड़ी को स्कोर दे दिया तो उनके स्कोर देने से किसी भी खिलाड़ी की रैंक ऊपर या नीचे हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी में तो उसको 5 आउट ऑफ 5 मिल गया है। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस में डेसिमल में भी अंतर आने से वो खिलाड़ी या तो मेडल में ऊपर नीचे हो सकता है या मेडल की दौड़ से ही बाहर हो सकता है। होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जितनी भी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताने का प्रयास किया है। लेकिन किसी भी इंसान की नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा उसको आगे सीखते रहना होता है और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से सपोर्ट करें।